लेकिन फिक्र में अभी समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें देखने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। महाकुंभ के जल को लेकर लोकसभा में सरकार ने जवाब दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि 28 फरवरी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी में लंबी चौड़ी रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया कि संगम का जल सभी तय मानकों पर खरा उतरा और नहाने योग्य पाया गया। कथित शराब घोटाले में ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को 14 से 15 ठिकानों पर छापे मारे हैं। बताया गया है कि इस दौरान 33 लाख कैश और एक पेन ड्राइव बरामद हुई है। आज भूपेश बघेल से करीब 11 घंटे तक पूछताछ भी की गई, जबकि उनके बेटे चैतन्य बघेल को कल के लिए समन भेजा गया है। छापे के बाद ईडी टीम पर हमला भी हुआ। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है। टीएमसी सांसद स्वागत रॉय के अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद के बजट सत्र के दौरान उन्हें पीठ दर्द और बेचैनी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। इस सब के बीच में बिहार के आरा में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ रुपए की बड़ी लूट हुई है। 8 से 9 हथियारबंद बदमाशों ने सुबह करीब 10:30 बजे शोरूम में घुसकर स्टाफ को बंधक बना लिया, गहने लूट लिए। बाद में पुलिस ने 2 बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया, जिसमें दोनों को गोली लगी और वो घायल हो गए हैं। पंजाब में 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में आम आदमी पार्टी से जुड़े 2 प्रश्न पूछे गए, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। 4 मार्च को हुई परीक्षा में पूछा गया था कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई और आम आदमी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का वर्णन करें। भारतीय नेवी का जहाज इंफाल मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई पहुंच गया है। ये जहाज 12 मार्च को 97वें मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेगा। इसी जहाज से परेड में फ्लाई पास्ट के लिए एक मार्चिंग टुकड़ी, नौसेना बैंड और हेलीकॉप्टर को उतारा जाएगा। पीएम मोदी इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई केस में 12 मार्च को अगली सुनवाई होगी। एएसआई ने 2 अधिकारियों से मस्जिद की जांच कराने का अनुरोध किया है, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो अफसरों को जांच के लिए भेज सकते हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट में बताया गया है कि फरवरी में शाकाहारी और मांसाहारी थाली के दाम 5% तक घट गए। इसकी जो वजह है वो है सब्जी और ब्रॉयलर की कीमतों में कमी। क्रिसिल के मुताबिक प्याज, आलू और टमाटर की कीमतों में क्रमशः 7%, 17% और 25% की गिरावट आई है। नेपाल में राजशाही लाने की मांग फिर से होने लगी है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के करीब 10,000 से ज्यादा समर्थकों ने काठमांडू एयरपोर्ट के मेन एंट्री गेट को ब्लॉक कर दिया। ओली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों ने कहा कि राजा के लिए रॉयल पैलेस खाली करो। आज फिक्र का पहला फोकस है कश्मीर पर। यहां की बर्फीली वादियों में एक ऐसी अप्रत्याशित घटना हुई जिसको लेकर कश्मीर के मौलानाओं में भारी गुस्सा है। जिसको लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हंगामा हुआ है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि रमजान में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम हुआ है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आज दिन भर टकराव देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं कश्मीर में 7 मार्च को हुए एक फैशन शो की, जो कि गुलमर्ग में स्की एंड एम्प्रेस स्की 2025 के नाम से आयोजित किया गया। इस फैशन शो के लिए गुलमर्ग को इसलिए चुना गया क्योंकि ये स्कीइंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये फैशन शो नियंत्रण रेखा के बहुत करीब आयोजित किया गया। सबसे पहले आप इस फैशन शो की कुछ झलकियां देखिए। कश्मीर में हुए इस फैशन शो के कई वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ पूरा माहौल मुंबई की तरह तैयार किया गया था। रैंप पर वॉक करती अलग अलग मॉडल्स थी। सबने अलग अलग किस्म के लग्जरी ब्रांड्स के डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे। लेटेस्ट डिजाइन वाले सारे तत्व आपको इस वीडियो में हर फ्रेम में देखने को मिल जाएंगे। आपने मुंबई के 5 स्टार होटलों में ऐसे एडवांस फैशन शो तो होते हुए देखे होंगे। इस तरह के फैशन शो दिल्ली में भी होना एक आम बात है। दिल्ली मुंबई में 12 मास ऐसे फैशन शो आयोजित होते रहते हैं। फिर वहां महीना रमजान का हो या फिर नवरात्र का, वहां ये फैशन शो कभी सियासी मुद्दा नहीं बना। लेकिन यही फैशन शो जब कश्मीर में आयोजित हुआ, इस फैशन शो के जरिए विकसित हो रहे कश्मीर की तस्वीर पेश करने की कोशिश हुई। तो इस फैशन शो के कई वीडियोस वायरल होने के बाद सर्द घाटी में मजहब वाली चिंगारी भड़क उठी। कश्मीर के कई मौलानाओं ने इसमें अश्लीलता वाली भड़काऊ आग देखी। इस फैशन शो को इस्लाम धर्म के अपमान से भी जोड़कर देखा जाने लगा। फैशन शो पर कैसे मजहबी फसाद शुरू हो गया, इसे दोनों पक्ष की दलीलों से समझते हैं। आयोजनकर्ताओं ने कश्मीर में इस उद्देश्य से फैशन शो कराया कि यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
जम्मू कश्मीर का माहौल देश के दूसरे शहरों की तरह दिखेगा। वहीं मौलानाओं ने तर्क दिया कि पर्यटन के नाम पर अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैशन शो का समर्थन करने वाले लोगों का तर्क था कि इसका किसी विशेष धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसा ही सामान्य आयोजन है जो दूसरे शहरों में होता है। जबकि कुछ मौलानाओं ने दलील दी कि रमजान का पवित्र महीने में जानबूझकर अश्लील फैशन शो किया गया। फैशन शो का आयोजन लग्जरी ब्रांड प्रमोशन के लिए हुआ, जबकि इसके आयोजन से नाराज कुछ मौलानाओं ने आयोजनकर्ताओं पर तुरंत एक्शन की मांग की है। फैशन शो को समर्थन करने वाले लोगों का तर्क था कि देश में कहीं भी फैशन शो की आजादी है। वहीं कुछ नेताओं और मौलानाओं का कहना है कि यह कश्मीर के नैतिक और धार्मिक मूल्यों की बर्बादी है। फैशन शो को लेकर हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक सबसे ज्यादा गुस्से में दिखे। उन्होंने मांग की कि इसमें शामिल लोगों को तुरंत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हालांकि बढ़ते बवाल के बाद अब फैशन शो के आयोजनकर्ताओं ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि उनकी मंशा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, वो आगे से ज्यादा सावधानी बरतेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर बहस अब भी जारी है कि रमजान के दौरान दूसरे भारतीय शहरों की तरह गुलमर्ग में फैशन शो करना सही है या नहीं। क्या मुंबई के फैशन शो और गुलमर्ग के फैशन शो में कोई फर्क है, क्योंकि दोनों ही स्थान भारत में है। इस पर हम आपको ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी की इस्लाम और पाकिस्तान वाली प्रतिक्रिया भी बताएंगे। लेकिन पहले इस फैशन शो पर आधारित एक छोटी सी रील। इन चीज़ों की इजाज़त न कभी थी न कभी हो सकती है, बल्कि जिन लोगों ने ये कोशिश की कि सरज़मीन कश्मीर को नापाक कर दिया जाए इन जैसी हरकतों से, वो लोग हमारे मुजरिम हैं और हम उनकी इस हरकत को कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। कश्मीर को कश्मीर ही रहने दिया जाए। इस्लाम की संस्कृति ही नहीं, भारत की संस्कृति इसके खिलाफ है और किसी भी हाल में ऐसे फैशन शो को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गुलमर्ग में आयोजित फैशन शो कश्मीर में मजहबी मुद्दा बन चुका है। 2 दिन से वहां की सड़क पर डिबेट ही चल रही है, लेकिन आज ये मुद्दा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी गूंजा। हंगामे के कारण नौबत यहां तक आ गई कि मुख्यमंत्री तक को इस मुद्दे पर जवाब देना पड़ा और जांच का भरोसा दिलाना पड़ा। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कश्मीर में फैशन शो से विधानसभा में सियासी चिंगारी कैसे भड़क उठी। आज जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और 2 निर्दलीय विधायकों ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि कश्मीर में यह शो नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर संतों की, सूफियों की भूमि है, यहां पर ऐसे शो का आयोजन मंजूर नहीं है। जम्मू कश्मीर इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने कहा कि रमजान के दौरान ऐसी घटना शर्मनाक है। यह हमारी इस्लामिक संस्कृति पर हमला है। इस हमले में हम सीधे मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग करते हैं। बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया ने कहा कि कश्मीर में कट्टरता की आग भड़काई जा रही है। हमें सभी विचारों और नजरियों के लिए एक स्वीकार्यता विकसित करने की जरूरत है। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद सदन में तीखी बहस होने लगी। इस हंगामे पर फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सीट से खड़े हुए और कहा कि ये प्राइवेट इवेंट था, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था, कोई अनुमति नहीं ली गई थी। अगर किसी भी कानून का उल्लंघन हुआ है तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी मैंने देखा वो किसी भी समय और खास तौर पर रमजान के महीने में आयोजित नहीं किया जाना चाहिए था। सीएम अब्दुल्ला ने इसके बाद 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। अब आप कुछ सेकंड में देखिए फैशन शो पर कैसे जम्मू कश्मीर में फिक्र की फाइट शुरू हो गई। जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे, वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए था। Highly unfortunate
टूरिज्म मिनिस्ट्री उमर साहब के अंडर है, जो एमएलए हैं गुलमर्ग के वो भी एनसी जमात के हैं। तो उनको जब पता था ये इवेंट हो रहा है तो उमर साहब ऐसी संस्कृति यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं, शराब, स्किम्पी क्लोथिंग, ये आपने देखा कितना वल्गर कपड़े पहने थे, एंड वो भी माह रमजान के महीने में ये प्रमोट करना। आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, यू नीड टू बी मोर सेंसिबल एंड यू नीड टू बी मोर सेंसिटिव। ये जो होटल जिसमें ये प्रोग्राम हुआ है ये सीएम साहब के क्लोज रिलेटिव्स का है। इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया, अगर कहीं पर भी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितना दावे किया जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर में स्टेट को तोड़ने के बाद कुल हम ठीक हुआ, मगर अब भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न हम सब के लिए। रमजान के महीने में, पाक मुकद्दस महीने में, यू आर ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बीइंग इनसेंसिटिव टू आवर फीलिंग्स एंड प्रमोट न्यूडिटी। ऐसा फैशन शो जो दिल्ली बॉम्बे में भी इजाज़त नहीं है, तो इससे क्या मैसेज हुकूमत देना चाहती है? वहाँ उनको परमिशन किसने दी है? दोज ऑफिसर्स शुड बी सैक्ड एंड टर्मिनेटेड। कश्मीर फैशन शो से जुड़े विवाद पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने क्या कहा है? फिक्र के लेंस से उनके विचारों को जानना और समझना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, वहां भी देश का संविधान लागू है, ये देश संविधान से चलता है। हर आदमी को आज़ादी है कि वो कोई फिल्म करे या फिर फैशन शो आयोजित करवाए। हमें या आपको ये अधिकार नहीं है कि हम अपना धर्म किसी पर थोपें। कुछ लोग इसे रमज़ान और इस्लाम से जोड़ रहे हैं और मुसलमान इस्लाम को बदनाम करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि फैशन शो और फिल्में ये सब तो पहले से इस्लाम में प्रतिबंधित है। ये गैर रमज़ान भी है और रमज़ान में भी ये प्रयास इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन ये कहना कि रमज़ान में ही और कश्मीर में ही इसका आयोजन गलत है, तो कश्मीर कोई पाकिस्तान नहीं है या फिर कश्मीर में कोई इस्लामिक शरीयत नहीं है जिसके बिना पर इस मुद्दे को बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमने आपको कश्मीर फैशन शो पर पक्ष और विपक्ष दोनों में टकराव वाली बातें सुना दी। अब यह आप पर निर्भर है कि इस विवाद को हमारे फिक्र के सभी फैंस किस नजरिए से देखते हैं। कश्मीर में फैशन शो को आयोजित किए जाने को सही मानते हैं या फिर रमजान के महीने में ऐसे कार्यक्रमों को गलत मानते हैं। अब फिक्र में पिछले हफ्ते से ट्रेंडिंग औरंगजेब विवाद की फाइल खोलते हैं। बताइए, औरंगजेब, शेयर बाजार का सेंसेक्स भले ही ऊपर नीचे हो रहा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम उमड़ने के बाद क्रूर मुगल शासक पर सियासी सेंसेक्स हर दिन हर निशान पर है। और अब यह आग उसकी कब्र तक पहुंच गई है, जिस पर ताजा बयान सीएम देवेंद्र फडणवीस का आया है। उन्होंने कहा है कि हमें और सभी को ऐसा लगता है कि औरंगजेब की कब्र को दहा दिया जाए। कांग्रेस की सरकार ने औरंगजेब की कब्र को संरक्षित घोषित किया हुआ है। फडणवीस के बयान के बाद यह बहस चल पड़ी है कि क्या अब औरंगजेब की कब्र पर भी बुलडोजर चलेगा। हालांकि इसमें थोडी कानूनी अडचणें हैं जिनका जिक्र खुद मुख्यमंत्री ने भी किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। कई लोग ये कह रहे हैं, कई लोगों की ये राय है, कई विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब की कब्र बननी चाहिए। ये औरंगजेब की कब्र में अटके हुए हैं। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस सिख समुदाय के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहीं पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने औरंगजेब की कब्र का जिक्र छेड़ा और उसे लेकर जनभावना की इच्छा बताई। औरंगजेब की यह कब्र महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। ऐसे में जब इस कब्र का कनेक्शन फडणवीस ने कांग्रेस से जोड़ा तो राजनीतिक रिएक्शन भी शुरू हो गए। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हैं,
लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। तो महाविकास आघाड़ी के जो भूमिका है वो कब्र को कायम रखने की है, महायुति की है। किसी ऐसे औरंगजेब जैसे व्यक्ति का उदात्तीकरण नहीं होना चाहिए। वो इस देश का आक्रमणकारी था, दुष्ट बुद्धि का था। रावण के बाद औरंगजेब दुष्ट था। कि खबर को छुपाने के लिए कब्र की बात हो रही है। आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए, लेकिन वहाँ रखिए एक बोर्ड कि यहाँ जो जो महाराष्ट्र पे चल के आया उसे ऐसे ही दफनाया जाएगा। फिर वो औरंगजेब हो, सोलापुरकर हो, कोरटकर हो या जो भी इस महाराष्ट्र के विरोध में काम करे। जो लोग औरंगजेब का उदात्तीकरण करने वाले को अपने साथ में लेके राजनीति बना रहे, उनको पूछना चाहिए। हमारी मांग तो ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। और इस बारे में हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा बैठ के निर्णय। ये विवाद चल ही रहा था कि महाराष्ट्र में आरटीआई से मिली सूचना ने औरंगजेब पर नई आग भड़का दी है। ये ऐसा धमाका है जिसकी तीव्रता किसी बम से कम नहीं है, क्योंकि आरटीआई की रिपोर्ट बताती है औरंगजेब की कब्र पर हर साल 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर पर सिर्फ 6,000 रुपए सालाना खर्च किया जाता है। जो डेटा मिला है उसके मुताबिक केंद्र सरकार के एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने 2021-22 में 2,55,000 और 2022-23 में नवंबर तक 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। यह रकम करीब 5 लाख की बनती है। दूसरी ओर सिंधुदुर्ग किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के एकमात्र मंदिर के लिए महाराष्ट्र सरकार सिर्फ 500 रुपए महीने की सहायता देती है। औरंगजेब की कब्र के रखरखाव का जिम्मा केंद्र की एजेंसी एएसआई के पास है, जबकि मंदिर की जिम्मेदारी ट्रस्ट को मिली हुई है। आरटीआई से ये जानकारी हासिल होने के बाद औरंगजेब की कब्र की सहायता रोकने और छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर को पर्याप्त धन देने की मांग उठ रही है। हिंदू जन जागृति समिति नाम की संस्था इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। वैसे औरंगजेब मसले पर आरटीआई से मिली इस जानकारी से विपक्ष थोड़ी राहत महसूस कर रहा है। औरंगजेब की कब्र जो है, जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, सूचना के अधिकार के तहत जो मिली जानकारी है, इस कब्र की मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए केंद्रीय पुरातत्व विभाग से 2011-12 से लेके 2023 तक करीबन 6.5 लाख से अधिक रुपए खर्चा किया है। हमारी मांग ये है कि यहाँ पे औरंगजेब की कब्र का उदात्तीकरण नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस के समय में कभी कभी कोई विभाग से कांग्रेस के समय ये अनुदान शुरू हुआ होगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार को ऐसे अनुदान के बारे में कोई फाइल पढ़ने में नहीं आती। एक अपडेट आपको राजस्थान के भीलवाड़ा का भी दे देते हैं। एक नाबालिग लड़की के गैंगरेप और धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के विरोध में आज वहां आक्रोश दिखा। सकल हिंदू समाज नाम के संगठन ने शहर में बंद रखा, जिसे विश्व हिंदू परिषद समेत कई दूसरे संगठनों का भी समर्थन मिला है। वीएचपी ने आरोप लगाया कि अजमेर, विजयनगर और भीलवाड़ा में लव जिहाद के नाम पर जबरन धर्मांतरण, गैंगरेप और ब्लैकमेल का खेल चल रहा है। इन मामलों में मुस्लिम समुदाय के आरोपी पकड़े गए हैं, जिससे हिंदू समुदाय भड़का हुआ है। होली से ठीक पहले हुए इस बंद को लेकर पुलिस पूरे भीलवाड़ा में हाई अलर्ट मोड में थी। ऊंची सबकी साजिश से हिंदू माता बहनों को फंसाया जा रहा है और एक पूरा षड्यंत्र है। इसके लिए हमेशा हमें जागरूक रहना पड़ेगा और सतत प्रयास करते रहने पड़ेगा। विधर्मियों की जो ताकतें हैं उसको हिंदू समाज सहन नहीं करेगा और हिंदू समाज डट के मुकाबला करेगा। हम इस भीलवाड़ा कांड की सीबीआई जांच की मांग करते हैं और चेतावनी देते हैं इन जिहादियों को कि ऐसा नहीं हो कि एक बड़ा संघर्ष का रूप ले ले ये आंदोलन, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब आपको संसद लेकर चलते हैं। बजट सत्र का दूसरा हंगामेदार पार्ट आज से शुरू हो गया। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी हुई। कयास तो पहले से ही लग रहे थे और जैसे ही घड़ी में सुबह 11 बजे वैसे ही हंगामा भी शुरू हो गया। वैसे तो मुद्दे कई रहे, लेकिन 2 मसलों पर ज्यादा फोकस दिखा। पहला था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान ने
सदन का तापमान बढ़ा दिया। दूसरा आरोप था वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का, जिस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में चर्चा की मांग उठाई। पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाले पाठ पर आते हैं, जिस पर पिछले कुछ दिनों से उत्तर दक्षिण वाली राजनीति चल रही है। एक्सक्यूज मी। खासतौर पर तमिलनाडु को लेकर केंद्र बनाम स्टालिन सरकार जा रही है। तमिलनाडु में इस नीति को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर डीएमके और कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध जताया। देखिए, हुआ यह कि 11 बजे डीएमके सांसद टी सुमिति ने तमिलनाडु को केंद्र सरकार से फंड जारी नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया कि डीएमके एक अलोकतांत्रिक और असभ्य पार्टी है, वो तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है। उनकी टिप्पणी के बाद डीएमके और कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, स्पीकर के समझाने पर भी वो नहीं माने। ऐसे में दोपहर 12 बजे तक सदन को स्थगित करना पड़ा। 12 बजे जब सदन शुरू हुआ तो डीएमके सांसद कानीमोड़ी ने धर्मेंद्र प्रधान पर तमिलनाडु के लोगों को असभ्य कहने का आरोप लगाया। जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उनका मकसद किसी का अपमान करने का नहीं था और उन्होंने अपने कुछ शब्द वापस ले लिए। धर्मेंद्र प्रधान के बयान का तापमान दिल्ली से 2300 किलोमीटर दूर चेन्नई में भी महसूस हुआ। सीएम स्टालिन ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान अहंकार में बात करते हैं, उन्हें अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। डीएमके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया। डीएमके का कहना है कि पीएम श्री योजना को लेकर पहले समझौता करने और फिर उससे मुकरने के जो आरोप तमिलनाडु पर लगाए गए हैं वो सही नहीं है। इसके अलावा जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो गलत था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी का डीएमके विरोध कर रहा है। तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज पॉलिसी लागू है। केंद्र बनाम स्टालिन सरकार की इसी लड़ाई में शिक्षा से जुड़े जो फंड भी हैं वो रुके हुए हैं, जिसकी गर्मी आज लोकसभा में भी महसूस हुई। संसद की मर्यादा से सदन चलेगा। सर, अगर कोई सदन की मर्यादा को उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. And we had clearly said that we have issues with the NEP. We cannot accept it in full because 3 language policy is not acceptable to Tamil Nadu. डीएमके पार्टी केवल भावना भड़काने का काम कर रही है। सभापति महोदया, मैं आपको बताऊं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत उससे भी ज्यादा पुरानी भाषा है। हालांकि स्पीकर ने धर्मेंद्र प्रधान के शब्द कार्रवाई से हटा दिए हैं। खैर, अब दूसरे मुद्दे की चर्चा कर लेते हैं। विपक्ष की ओर से आज वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप भी सदन के अंदर लगाया गया। अब तक ये मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों में उठता रहा, लेकिन आज संसद में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ी। दरअसल टीएमसी सांसद स्वागत रॉय ने कहा कि ममता बनर्जी ने कागजात दिखाए हैं, जिससे पता चला कि मतदाता पहचान पत्रों की संख्या में दोहराव यानी रेपिटिशन है। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर राज्यसभा से भी वॉकआउट किया। Mamata Banerjee showed the papers where it was seen that the same epic number had voters both in Bengal and Haryana. आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि इस पे ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। आज एक वोटर का सबसे बड़ा अधिकार वोटिंग राइट ही है, अगर उसको भी आप डाइल्यूट कर देंगे, उसको भी आप नलिफाई कर देंगे, ये कहाँ तक लाजमी है? तो फिर आप कह ही दीजिए कि डेमोक्रेटिक मॉडल इज नॉट वर्किंग, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इज नॉट वर्किंग फॉर दिस कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
घोषित कर दें कि ये बने रहेंगे प्रधानमंत्री जब तक उनका मन करेगा। इस तरीके से नहीं चलता है। इनके पास कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं। ये मुद्दाहीन लोग हैं, ये पागल हो चुके हैं। इन लोगों को ये ऐसी इन लोगों के रवैये से धीरे धीरे मुझे लगता है अपोजिशन की सीटें पूरी खाली ना हो जाए, हमको तो वो चिंता लग रही है। एक आदमी होता है कुल्हाड़ी पे गिरता है, ये लोग कुल्हाड़ी पे रख के कुल्हाड़ी को पेड़ से ऊपर कूद जा रहे हैं एम लगा के। ये सब इन लोगों को भगवान बुद्धि दे। फिक्र में अब बात TV9 की खबर के ग्लोबल असर की कर लेते हैं। TV9 पर खबर दिखाए जाने का मतलब उसके असर की गारंटी है। ये एक बार फिर साबित हो गया है। भ्रष्टाचार मामले में आरोपी भगोड़े ललित मोदी की नागरिकता को लेकर हमने चौंकाने वाली जानकारी दी थी। ये पासपोर्ट हमने ही सबसे पहले दिखाया था। 24 फरवरी को हमने इसी शो में बताया था कि ललित मोदी वानुआतू देश की नागरिकता करोड़ों रुपए में खरीद चुके हैं। अब उसी वानुआतू ने ललित मोदी की नागरिकता को रद्द कर दिया। ललित मोदी की नागरिकता रद्द करने का ऐलान खुद वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथाम नापत ने किया है। वानुआतू के पीएम ने ये भी कहा कि उन्हें ललित मोदी की नागरिकता की जानकारी मीडिया के जरिए मिली, यानी ठीक वही जानकारी जो हमने 15 दिन पहले दी। हमने अपने दर्शकों को ललित मोदी के नए पासपोर्ट की कॉपी भी दिखाई थी, जो उसे वानुआतू की नागरिकता के बाद जारी किया गया था। इसके बाद विदेश मंत्रालय तक में हलचल हुई। आखिरकार विदेश मंत्रालय ने 7 मार्च को TV9 की खबर की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय ने यह माना कि ललित मोदी ने भारतीय नागरिकता सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया है। इसका मतलब साफ है कि ललित मोदी प्रत्यर्पण से बचने का पासपोर्ट प्लान तैयार कर चुका था, लेकिन आज उसका यह प्लान फेल हो गया। वानुआतू के पीएम ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने ललित मोदी की नागरिकता को रद्द करने का फाइनल ऐलान कर दिया है। जब TV9 ने ललित मोदी के वानुआतू की नागरिकता लेने की जानकारी दी थी, तो जांच एजेंसियां भी एक्टिव हो गई थी, क्योंकि भारतीय जांच एजेंसियां ललित मोदी को भारत वापस लाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। इसी से बचने के लिए ललित मोदी ने गोल्डन पासपोर्ट वाला यह दांव चला था। दरअसल वानुआतू एक बहुत छोटा देश है, जहां गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए में वहां स्थायी नागरिकता ले सकता है। वानुआतू की नागरिकता लेने की प्रक्रिया बेहद आसान है। ये प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जा सकती है। इसके लिए वानुआतू जाने की जरूरत तक नहीं पड़ती है। इसी सुविधा का फायदा ललित मोदी भी उठाना चाहता था। वानुआतू की नागरिकता मिलने की प्रक्रिया करीब 1 महीने में पूरी हो जाती है और फिर वहां का पासपोर्ट मिल जाता है। इस पर 190 देशों में फ्री वीजा एंट्री की सुविधा है, लेकिन TV9 की खबर ने वानुआतू में ललित मोदी के एंट्री के दरवाजे बंद कर दिए। आया विजय माल्या, ये भी बता रहे थे कि नीरव मोदी को बस घसीट के लेके आ रहे हैं हिंदुस्तान। आया? इन लोगों की बातों पे आप कोई भरोसा करेंगे? अब सोशल मीडिया पर इलॉन मस्क और पोलैंड के विदेश मंत्री में जबरदस्त तू-तू मैं-मैं हो गई है। इलॉन मस्क ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने स्टारलिंक बंद कर दिया तो यूक्रेन का क्या होगा। इलॉन मस्क की यूक्रेन को धमकी का जवाब पोलैंड के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर दे दिया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके आगे इलॉन मस्क ने पोलैंड के विदेश मंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आमतौर पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वर्ल्ड लीडर्स आपस में एक दूसरे के लिए नहीं करते हैं। यानी व्हाइट हाउस में अमेरिका और यूक्रेन में अनबन की जो चिंगारी फूटी थी, वो सीधे मुंह जुबानी लड़ाई में पर आ गई है। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, कुछ दिन पहले ही इलॉन मस्क और मार्को रूबियो में बड़ी तगड़ी बहस हुई है। मार्को रूबियो एक तरीके से वहां पर विदेश मंत्री है और उनके ऊपर किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले को कंट्रोल किया था, लेकिन अब ये बात आगे बढ़ गई है। सबसे पहले इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सवाल का जवाब में लिखा, मैंने पुतिन को सीधे आमने सामने की लड़ाई के लिए चैलेंज किया था, क्योंकि मेरा स्टारलिंक सिस्टम यूक्रेन की सेना के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर मैंने इसे बंद कर दिया तो यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन एक बार में ही ढह जाएगी। इलॉन मस्क ने यूक्रेन को धमकी दी, लेकिन इससे पोलैंड के विदेश मंत्री काफी आहत हो गए। उन्होंने मस्क को जवाब देते हुए लिखा, यूक्रेन के लिए स्टारलिंक की सेवाओं का भुगतान पोलैंड की तरफ से किया जा रहा है। युद्ध में उलझे देश के लिए अगर ऐसे आचरण को अगर छोड़ भी दें तो भी स्पेसएक्स विश्वसनीय नहीं दिखता है।